हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्नर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को और उनके फुल सॉल्यूशन को। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं। तो देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। क्वेश्चन 2, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 4, वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्सर्जन तंत्र क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। 7 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8, पादप में जल, खनिज लवण और भोजन के परिवहन की विधि को लेकर को विस्तार से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9, पोषण क्या है, पोषण के प्रकार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये है डिफरेंस है, अंतर, निम्न में अंतर लिखिए। ए है रुधिर तथा लसिका में, बी है धमनी तथा शिरा, सी है सजीव तथा निर्जीव, डी है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन, ई है श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन, एफ है जाइलम तथा फ्लोएम, जी है श्वसन तथा दहन। ये है चैप्टर 5 की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 5 थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए इसके सभी लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है। तो देखते हैं इसके फुल सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। भोजन के पाचन में लार की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। लार एक रस है जो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार में एमिलेस नामक एक एंजाइम होता है जो मंड जटिल अणु को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। ये है भोजन के पाचन में लार की भूमिका। अब देखते हैं लार के प्रमुख कार्य क्या हैं। फर्स्ट है, यह मुख के खोल को साफ रखती है। सेकंड है, यह मुख खोल में चिकनाई पैदा करती है जिससे चबाते समय रगड़ कम होती है। थर्ड है, यह भोजन को चिकना एवं मुलायम बनाती है। फोर्थ है, यह भोजन को पचाने में भी मदद करती है। 5 है, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। यह है भोजन के पाचन में लार की भूमिका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। तो देखते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने वायवीय भागों विशेषकर पत्तियों के माध्यम से जल को वाष्प के रूप में वातावरण में उत्सर्जित करते हैं। क्या कहलाते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, जैसे ये कोई पादप है, वृक्ष है, तो यहाँ पर इसके जो जल, यहाँ पर जल ये शोषण जल का ये अवशोषित करेगा। ये जल हमारा पत्तियों के द्वारा किस प्रकार ये सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर उत्सर्जित होगा वाष्प के रूप में। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है पौधे अपने वायवीय भागों विशेषकर पत्तियों से ये इसके जड़ से जल का अवशोषण करके सूर्य के प्रकाश में इसको जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ये है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। अब देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के महत्व को। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। फर्स्ट है, जल परिवहन में सहायता। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन संभव होता है जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। जल परिवहन से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिल जाते हैं। दूसरा है तापमान नियंत्रण।
वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पौधे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं, जिससे अधिक गर्मी में भी उनकी कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं। थर्ड है जल चक्र में योगदान। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जित जल वाष्प वातावरण में जाकर बादलों के निर्माण और वर्षा में सहायक होती है, जिससे जल चक्र संतुलित रहता है। इस जल चक्र में इसका योगदान है। फोर्थ है पोषक तत्वों का वितरण। यह प्रक्रिया पौधे के विभिन्न भागों में जल और घुलनशील खनिजों के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये है वाष्पोत्सर्जन का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंगायुक्त, ये लाल रंग की होती है, जिसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अणु हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणियों में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए O2 ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। ये है हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि को समझाइए। पहले देखते हैं वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना किस प्रकार होती है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किसे कहते हैं ये यहाँ पर हमें पता चल गया। अब देखते हैं इसका फिगर और ये इसकी पहले क्रियाविधि हम समझते हैं किस प्रकार है। वृक्काणु नेफ्रॉन की क्रियाविधि। रुधिर को वृक्क धमनी द्वारा बोमन संपुट के कोशिका गुच्छ में लाया जाता है, जहां उसे छाना जाता है। प्रारंभिक निस्यंद में ग्लूकोज अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में जल रह जाता है। प्रक्रियानुसार जैसे जैसे निस्यंद हेनले लूप और कुंडलिक नलिका से गुजरता है, उपयोगी पदार्थों को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा यूरिया, पानी तथा दूसरे व्यर्थ पदार्थ मूत्राशय एकत्रित कर लिए जाते हैं। ये नेफ्रॉन की क्रियाविधि है। अब इसके फिगर को समझते हैं किस प्रकार है। ये यहाँ पर फिगर है। इसका फिगर में आप देख सकते हैं इसका सभी दर्शाया गया है कहाँ पर क्या है। ये बोमन संपुट है, केशिका जाल, हेनले लूप की अवरोही भुजा, हेनले लूप एक कलर वाला है, और यहाँ पर संग्रह नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, रीनल सिरा, ये इसी में ये मूत्राशय छनकर निकल जाता है यहाँ पर। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब देखते हैं इसके फिगर को। यहाँ पर इसका फिगर दिया गया है। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसमें आप इसके फिगर से आप इसे बना सकते हैं देखकर, और इसमें इसके सभी प्रकार के यहाँ पर पार्ट्स को दर्शाया गया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं इसे। यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसी प्रकार बनाएं, जिससे आपको इसके पूरे मार्क्स प्राप्त होंगे। यहाँ पर इसको स्पष्ट दर्शाया गया है किस प्रकार बोमन संपुट कहाँ है, केशिका जाल कहाँ है, और ये एक यहाँ से फिगर से आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं और इसके बाद क्रियाविधि का वर्णन कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। महत्व क्या है? पहला है इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य तथा अन्य जीव जंतुओं का पोषण होता है।
सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से प्रदूषण दूर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसका थर्ड महत्व, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि जीवन के लिए अति अत्यावश्यक है। जीव श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं जिससे भोजन का ऑक्सीकरण होकर शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। फोर्थ है, इस क्रिया में CO2 ली जाती है तथा O2 निकाली जाती है जिससे पर्यावरण में O2 एवं CO2 की मात्रा संतुलित रहती है। फिफ्थ है, प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला आदि हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व पौधों द्वारा संग्रहित किए गए थे। यह प्रकाश संश्लेषण का महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उत्सर्जन तंत्र क्या है, सचित्र वर्णन कीजिए। हम इसका आंसर है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा यूरिया दो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न अंग होते हैं। सामान्यतः वृक्क, जिसे किडनी कहा जाता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलकर उत्सर्जन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं। ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाहिने वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क के अगले सिरे से एक गोल अधिवृक्क ग्रंथि जुड़ी होती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे हम, यह है उत्सर्जन तंत्र का फिगर। यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र में कहाँ क्या है ये दर्शाया गया है। एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर है और पेल्विस और मेडुला, कार्टेक्स और ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्रवाहिनी है ये, और यहाँ पर इसे दर्शाया गया है, ये वृक्क है इधर और इधर क्या है कार्टेक्स है, वृक्क की सिरा यहाँ पर सभी फिगर में दर्शाया गया है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है और रीनल सिरा वृक्क से रुधिर एकत्रित करके पश्च महाशिरा में पहुंचाती है। प्रत्येक वृक्क के भीतरी किनारे से एक मूत्रवाहिनी निकलकर मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के निचले भाग में खुलता है। ये है उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया को समझाइए। यहाँ पर ये मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन किया गया है। आप यहाँ पर फिगर देखकर इसी प्रकार यदि एग्जाम में पूछता है तो आप इसे चित्र बनाएंगे। तो देखते हैं पाचन तंत्र क्या है, इसका पाचन क्रिया को किस प्रकार कार्यविधि इसका होता है। मानव पाचन तंत्र भोजन को ऊर्जा और पोषक तत्वों में परिवर्तित करने का काम करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से यांत्रिक और रासायनिक पाचन के माध्यम से होती है। इसका कार्य निम्नलिखित चरणों में होता है। यहाँ पर ये मानव का पाचन तंत्र का पूरा ये सिस्टम फिगर दिया गया है। आप इसे यहाँ आसानी से देखकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखते हैं इसके कार्यविधि को। मनुष्य के पाचन तंत्र की कार्यविधि किस प्रकार होती है। पहला है मुख गुहा, माउथ से स्टार्ट होती है। भोजन का पाचन यहीं से शुरू होता है। ये आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। दांत भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार, जिसे सैल्विया कहा जाता है, लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। दूसरा है ग्रसनी और अन्न प्रणाली, पायरानेक्स एंड ईसोफैक्स। यहाँ पर क्या होगा, चबाया हुआ भोजन गोलस बनकर ग्रसनी से होते हुए अन्न प्रणाली में जाता है। दूसरा है अन्न प्रणाली में मांसपेशियां संकुचन से भोजन पेट तक पहुँचता है। इसके आगे देखते हैं अब क्या है। अब यहाँ पर है थर्ड आमाशय, स्टोमच। यहाँ भोजन को गैस्ट्रिक रस के माध्यम से रासायनिक रूप से पचाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे टुकड़ों
पेप्टाइड्स में तोड़ता है। पेट की अम्लता HCl बैक्टीरिया को नष्ट करती है और एंजाइम को सक्रिय बनाती है। फोर्थ है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, यह पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यकृत से बाइल रस और अग्न्याशय से पाचक एंजाइम आकर यहाँ भोजन को पूरी तरह पचाते हैं। ये छोटी आंत में होता है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे है, अभी उसी में है, छोटी आंत में क्या लिखना है हमें। लिपेज वसा को पचाता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण आंत की दीवारों में स्थित विली द्वारा होता है। 5वां नंबर है बड़ी आंत। यहाँ पानी और खनिज लवण का अवशोषण होता है और बचा हुआ भोजन ठोस अवशोष मल के रूप में संचित होता है। मलाशय और गुदा है लास्ट। मलाशय में मल संग्रहित होता है और गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यह है मनुष्य के पाचन तंत्र की कार्यविधि। सिंपल में आपको पॉइंट वाइज इसे लिख देना है। यहाँ पर इसके 6 पॉइंट हैं और 6 पॉइंट के इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं और एग्ज़ाम में लिखकर आसानी से इसे समझा सकते हैं। यह है मनुष्य के पाचन तंत्र की कार्यविधि। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादप में जल, खनिज लवण और भोजन के परिवहन की विधि को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर इसको हमें समझना है किस प्रकार ये पादप में जल और खनिज लवण भोजन के परिवहन होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है, जल और खनिज लवणों का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। ये हमें समझना है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि जल और खनिज लवणों का परिवहन किस प्रकार होता है, तो जाइलम के माध्यम से होता है। अब यहाँ पर किस प्रकार होता है, अवशोषण के द्वारा। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं। यह प्रक्रिया परासरण के माध्यम से होती है। जहाँ जल उच्च जल संभावित मिट्टी से निम्न जल संभावित की ओर गति करता है। दूसरा है जाइलम के माध्यम से परिवहन। जाइलम के माध्यम से परिवहन किस प्रकार होता है, अवशोषित जल और खनिज लवण जड़ से जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में जल का वाष्पीकरण होता है, जिससे जाइलम में एक खिंचाव उत्पन्न होता है। यह खिंचाव जल और खनिज लवणों को जड़ से पत्तियों तक ऊपर की ओर खींचता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जल और खनिज लवणों का परिवहन। तीसरा रसारोहण के द्वारा जाइलम के माध्यम से जल और खनिज लवण का ऊपर की ओर परिवहन रसारोहण कहलाता है। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, जड़ दाब और परासरण दाब के संयोजन से संचालित होती है। भोजन का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से। भोजन का माध्यम किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से होता है। खनिज और लवण का किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है। भोजन का निर्माण, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो बाद में सुक्रोज में परिवर्तित होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है फ्लोएम के माध्यम से परिवहन। सुक्रोज और अन्य कार्बनिक यौगिक फ्लोएम ऊतक के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों, जड़ों, तनों, फलों और बीजों तक पहुंचाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। थर्ड है स्रोत से सिंक तक परिवहन। फ्लोएम में भोजन का परिवहन स्रोत जैसे पत्तियां से सिंक, जड़ें, फल की दिशा में होता है। यह सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के माध्यम से। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है पोषण क्या है, पोषण के प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पोषण क्या है, जिसे कहा जाता है न्यूट्रिशन। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव अपने शरीर के विकास, मरम्मत और ऊर्जा के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यह जीवों के जीवन को बनाए रखने और उनकी क्रियाशीलता को सही ढंग से संचालित करने में मदद करता है, पोषण कहलाता है।
पोषण में भोजन का उपभोग, उसका पाचन और शोषण और शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग शामिल है। यह है पोषण का डिफिनीशन। अब देखते हैं पोषण के प्रकार क्या क्या हैं। यहाँ पर पोषण के प्रकार दिए गए हैं। पोषण के पहला प्रकार है, फर्स्ट प्रकार, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके पानी, खनिज, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। उदाहरण पेड़, काई और फर्न। ये पेड़ पौधों की बात होती है जिसमें स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है, परपोषी पोषण। दूसरा है परपोषी पोषण। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो यह परपोषी पोषण कहलाता है। इसे 3 उप प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है शाकाहारी। शाकाहारी में क्या है, केवल पौधों का भोजन करने वाले जीव, उदाहरण गाय, बकरी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी में क्या आता है, केवल मांस का भोजन करने वाले जीव, उदाहरण शेर और बाघ। सर्वाहारी, पौधे और मांस दोनों का भोजन करने वाले जीव, उदाहरण मनुष्य और भालू क्या हैं, ये सर्वाहारी हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखिए ये मानव हृदय के बारे में दिया गया है। हृदय मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और यह पेशियों से बना होता है। इसका आकार एक बंद मुट्ठी के जैसा होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में रक्त को पंप करना है और हृदय शरीर से आने वाले अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना है। फिर फेफड़ों से आने वाले शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन गुल्ली होती है उसे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचने का कार्य करता है। आंतरिक संरचना किस प्रकार होती है ये देखते हैं। मानव हृदय मुख्य रूप से 4 कक्षों में विभाजित होता है। देखते हैं यहाँ पर इसके आगे, ये मानव हृदय की संरचना, यहाँ आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर ये किस प्रकार इसके संरचना है और ये किस प्रकार इसके यहाँ पर विभाजित होते हैं ये देखते हैं। 2 ऊपरी कक्ष, यहाँ पर इसके कक्ष किस प्रकार विभाजित है। 2 ऊपरी कक्ष जिसे एट्रियम या आलिन कहा जाता है और 2 निचले कक्ष होते हैं जिसे वेट्रिकल कहा जाता है। यहाँ पर इसके 2 निचले कक्ष हैं, बायां वेट्रिकल और दायां वेट्रिकल। और यहाँ पर 2 ऊपरी कक्ष हैं, दायां एट्रियम और ये बायां एट्रियम। यहाँ पर आप इसे फिगर में आसानी से देख सकते हैं। इसमें देखते हैं दायां अलिंद, इसमें शरीर से शुद्ध रक्त आता है। बायां अलिंद, इसमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ये एट्रियम में क्या आता है, शुद्ध रक्त आता है। अब निचले इसमें क्या देखते हैं, निचले कक्ष में दायां अलिंद, इसमें शरीर से अशुद्ध रक्त आता है। बायां अलिंद, इसमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ये क्या है, दायां वेट्रिकल है। दायां वेट्रिकल में क्या आता है हमारा, दायां वेट्रिकल में अशुद्ध रक्त आता है और इसमें फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। अब इसके आगे समझते हैं क्या दिया गया है। इसके आगे होता है वाल्व्स। वाल्व्स क्या है, हृदय में 4 प्रमुख वाल्व्स होते हैं जो रक्त के प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखने में सहायक होते हैं। वाल्व कौन कौन से हैं, त्रिवाल्व कपाट, माइट्रल वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, एओर्टिक वाल्व। ये क्या करते हैं, दाएं अलिंद और दाएं नीले के बीच होते हैं। बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच माइट्रल वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व दाएं नीले और फेफड़ों की धमनी के बीच होता है। एओर्टिक वाल्व कहाँ होता है, बाएं नीले और महाधमनी के बीच होता है। ये MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। इसके आगे देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है इसके बारे में। हृदय की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, कार्डियक साइकिल। हृदय संकुचन और प्रसार, सिस्टोल और डायस्टोल के माध्यम से रक्त पंप करता है। पहला है अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। यहाँ यह दाएं नीले में जाता है और फेफड़ों की धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पंप किया जाता है। शुद्ध रक्त का प्रवाह देखते हैं किस प्रकार होता है। फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। यह बाएं नीले में जाता है और महाधमनी के साथ
महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप होता है। ये शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर रंध्र देखते क्या है। रंध्र जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, पौधों की पत्तियों व अन्य वायवीय हरे मुलायम भागों पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। पौधों के पत्तों के मध्य जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। रंध्र या पर्णरंध्र या स्टोमेटा पौधों की पत्तियों व अन्य शाकीय वायवीय हरे मुलायम भागों पर पाए जाते हैं, किंतु पत्तियों पर इनकी उपस्थिति अति आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। पृष्ठाधारी पत्तियों में रंध्र अधिकतर निचली या अपाच्य सतह की बाह्य त्वचा पर ही होते हैं। ऊपरी या अभ्यच्छ सतह पर ये बिल्कुल नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। समद्विपार्श्व पत्तियों की दोनों सतहों पर बराबर पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसकी उपयोगिता को। रंध्र की क्या उपयोगिता है। रंध्र की उपयोगिता, रंध्रों का प्रमुख कार्य पौधे के बाह्य वातावरण से पौधे के अंदर के वातावरण का संबंध स्थापित कराना है, अर्थात श्वसन के लिए ऑक्सीजन का आना व कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आना व ऑक्सीजन का बाहर निकलना अथवा इसके विपरीत अधिक मात्रा में श्वसन से बनी कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करना, जैसा कि रात्रि के समय होता है, और जल के उत्सर्जन अर्थात वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी रंध्र करते हैं। ये रंध्र की उपयोगिता है और इसके कार्य के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हम डिफरेंस को देखेंगे। इस चैप्टर के जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं वो एक साथ हम यहाँ देखेंगे। तो क्वेश्चन ए है हमारा, रुधिर और लसिका में अंतर समझाइए। तो यहाँ पर रुधिर ब्लड और लसिका लिम्फ जिसे कहा जाता है। तो देखते हैं इसके मध्य अंतर को। ये भी 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। रुधिर में देखते हैं, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसमें लसिका किस प्रकार होता है, यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, इसमें नहीं पाई जाती हैं। रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती हैं, इसमें कम पाई जाती हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होते हैं। लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। लसिका में रुधिर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये रुधिर और लसिका में क्या है, डिफरेंस है। अब देखते हैं इसके डिफरेंस वाले क्वेश्चन नंबर बी को। ये सभी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई ना कोई एक जरूर आएगा, 100% ये फिक्स है। बी है, धमनी तथा शिरा में अंतर समझाइए। धमनी आर्टरी, शिरा जिसे वेन कहा जाता है। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, ये धमनी में। इनमें इस रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, इसका विपरीत होता है। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। शिरा क्या क्या होता है, इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। तीसरा, इनकी गुहा संकरी होती है। शिरा की इनकी गुहा चौड़ी होती है। ये खाली होने पर भी नहीं पुचकती हैं, ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर अथवा अधिक दबाव के साथ बहता है धमनी में। शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। शिरा में इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। ये धमनी का। शिरा का किस प्रकार होता है, ये गहरे लाल या बैंगनी रंग की होती है। शिरा का क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, सजीव तथा निर्जीव में अंतर समझाइए। सजीव लिविंग, निर्जीव नॉन लिविंग। सजीव का शारीरिक आकार बदलता है, निर्जीव के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है, निर्जीव में प्रजनन क्षमता नहीं होती है। सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, निर्जीवों में भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं डी, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर समझाइए। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभुक्त हो जाती है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, इसमें केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्मा में होता है। कौन सा? वायवीय श्वसन। और यह अवायवीय में या केवल साइटोप्लाज्म में होता है। यह है वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। क्वेश्चन नंबर ए है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर समझाइए। तो देखते हैं श्वासोच्छ्वास में यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बहिक्षेपण करता है। श्वसन में यह जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा है यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है, श्वसन में यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता होती है, श्वसन में श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है। ये श्वासोच्छ्वास और श्वसन में अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। एफ क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। पदार्थों के वहन में अंतर बताइए। वही क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है? जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम में फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। दूसरा है खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। इसमें भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। जाइलम में नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं जीवित रहती हैं। जाइलम में पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है। फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण परासरण दाब के कारण होता है। यह है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखते हैं श्वसन तथा दहन में अंतर क्या है। श्वसन दहन। श्वसन एक जैविक क्रिया है जो सजीव कोशिकाओं में होती है। यह एक अजैविक रासायनिक क्रिया है जो निर्जीव वस्तुओं में होती है। दहन। इसमें पदार्थों का धीमी गति से ऑक्सीकरण होता है, इसमें तीव्र गति से ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में निकली ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है जो कोशिका के विभिन्न कार्यों में उपयोगी होती है। दहन में ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में तुरंत मुक्त होती है। यह क्रिया एक नियंत्रित क्रिया है जो एंजाइमों द्वारा संचालित होती है और सामान्य शारीरिक तापमान पर होती है। ये श्वसन है। दहन में यह एक अनियंत्रित क्रिया है जो उच्च तापमान पर होती है। ये श्वसन और दहन में अंतर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के लिए है जो क्लास 10 में है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो
टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जहां पर आपको इसको PDF प्राप्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।